Hello everyone, welcome to Guftugu, first talk show from Nazmi Inayat. Myself CP Purohit and I hope all of you are safe at your homes. So let's invite our first guest, Dr. Nivedita Sharma. Dr. Nivedita Sharma is PhD holder in film studies, former anchor for DD Rajasthan and former journalist for Rajasthan Patrika. So let the show begin. Hello and welcome to our first talk show. Thank you for Thank you. being Thanks a lot. thank you for being a part and giving us your precious time. Thank So you. Thanks for having me and thanks for this initiative. तो जैसे कि मैं हमारे लिसनर्स को बता रहा था कि आपने जो लिखा है उसमें एक सवाल दिखाई देता है, आपकी जो कविताएं हैं उनमें सवाल दिखाई देते हैं और आप पहले एक जर्नलिज्म में भी काफ़ी काम कर चुकी हैं। उसके बाद जी आपने राइटिंग को चुना। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी इस जर्नी को हमारे साथ शेयर करें। जरूर। एक्चुअली पहले मैंने लिटरेचर की मैं स्टूडेंट रही हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद में मैंने जर्नलिज्म किया, 1 साल का डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में किया, क्योंकि मैं एंकरिंग और राइटिंग दोनों ही मतलब फील्ड्स को एक्सप्लोर कर रही थी उस टाइम पे। और उसके जस्ट बाद में मैंने पत्रिका ज्वाइन कर लिया था। आई वाज सिलेक्टेड बाय राजस्थान पत्रिका एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट। 2 ढाई साल मैंने वहां पे काम किया और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि इतना आपको लिबर्टी एज अ क्रिएटिव पर्सन, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप फ्रीलांस ऑप्शंस आपके लिए काफी आजकल अवेलेबल हैं। तो ये सोचकर मैंने फ्रीलांस और इंडिपेंडेंट राइटिंग्स में अपने आप को, अपने कैलिबर को एक्सप्लोर किया और पिछले 5-6 साल से मैं उसके बाद में फ्रीलांस लिख रही हूँ। और बहुत अलग अलग फॉर्टीज के लिए मैंने लिखा है, आईसीएसईआर के लिए, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, दूरदर्शन के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी, इंग्लिश हिंदी बोथ, बायलिंगुअली मैं लिखती रही हूँ। और उसके साथ में मैं उनके लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी करती थी, वॉइस ओवर्स भी करती थी, प्लस एंकरिंग भी किया मैंने। एक कृषि दर्शन, एक एग्रीकल्चर बेस्ड और इस तरह का प्रोग्राम उनका आता है दूरदर्शन का, Yes, ma'am. उसके मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 एपिसोड्स एंकर किए। और इस बीच मैं क्योंकि एकेडमिक्स में भी जाना चाह रही थी, तो मैंने फिल्म स्टडीज में, स्पेशली मेरा टॉपिक था डिपिक्शन ऑफ विमेन कैरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, कि लास्ट 20-25 सालों में विमेन कैरेक्टर्स को इंडियन सिनेमा में कैसे दिखाया गया है, उस पर मैंने पीएचडी किया। और अभी लास्ट ईयर आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से मुझे पोस्ट डॉक फेलोशिप अवार्ड हुआ है। वो 2 साल का एक फेलोशिप है और वो भी फिल्म स्टडीज पर ही है। इंडियन सिनेमा का माइथोलॉजी कैसे उसमें दिखाया गया है, इंडियन सिनेमा का सोशल इम्पैक्ट क्या है, कैसे हमें सिनेमा प्रभावित करता है, उस सब को लेकर अब मैं रिसर्च कर। तो मैम, जर्नलिज्म जैसी एक जॉब को छोड़ के राइटिंग को चुनना, जो कि जिसे कि आज तक स्टेबल एक सोर्स नहीं माना गया है इनकम वगैरह के लिए, एक स्टेबल करियर नहीं माना जाता, तो इस तरफ आना, मतलब आप किस चीज़ से प्रभावित होके आपने ये स्टेप लिया? प्रभावित होके तो मुझे लगता है आई वॉज लिसनिंग टू माई सेल्फ, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग वॉट वॉज माई इनर कॉल। क्योंकि मैं हमेशा से, जब मैं लिखती भी थी, पत्रकारिता में भी मैं थी, तो मैं फीचर राइटिंग में ज्यादा काम कर रही थी, या उसमें भी एक होता ना कि क्रिएटिव राइटिंग और थोड़ा सा फ्लेवर उस तरह का, सोशल इश्यूज पे लिखना और ह्यूमन एंगल स्टोरीज पर ज्यादा लिखना, उनमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं पढ़ती बहुत थी और मुझे ऐसा लगा कि और दूसरी चीज की मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी लिटरेचर में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। पहले की तुलना में अब सिचुएशंस बहुत बदल रही हैं। पहले ऐसा होता था कि राइटर का मतलब हम एक अज्यूम करते थे कि हाँ, कोई झोला छाप और उस तरह से खादी का थैला लेके निकल रहा होगा और बहुत उसके गरीब और ऐसे इस तरह के हालात होंगे। बट फॉर्चुनेटली आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। अगर आप थोड़ा सा खुद मेहनत करना चाहें तो बहुत कॉमर्शियल राइटिंग में बहुत काम है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में, जैसे कि अगर आप क्योंकि मैं खुद भी कविताएं लिखती रही हूँ, प्रोज राइटिंग भी करती रही हूँ, तो आप जो खुद लिखना चाहते हैं उसके साथ कॉमर्शियली खुद को बेनिफिट करने के लिए या अच्छे से सर्वाइव करने के लिए कॉमर्शियल राइटिंग्स है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग्स हैं। उसके अलावा रेडियो के लिए आप लिख सकते हैं, जो भी आपका फोर्टे है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस तरह का आप लिखना चाहते हैं। तो उसमें मुझे लगता है अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल ब्लाइंड वेल है, एक अंधा कुआं है और आपको कुछ पता नहीं है या कुछ मिलेगा नहीं लिटरेचर में। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर।
तो जो आपको लिखने का शौक हुआ उसमें आपके पीछे परिवार में कोई लिखता होगा, या सिर्फ आप ही पहली जनरेशन है आपकी फैमिली में जो लिख रही है? मैं पहली जनरेशन हूँ। ओके। वो पढ़ते हैं काफी, दे आर गुड रीडर्स, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मेरे फादर, मेरे बड़े ब्रदर, वो अच्छी रीडर्स हैं। जब मैं कुछ लिखती हूँ तो वो हमेशा उसको एनालाइज करते हैं, बताते हैं, फीडबैक्स देते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि लिखने के क्षेत्र में मैं पहली ही व्यक्ति हूँ अपने परिवार में। दूर दूर तक कोई लिखने वाला या जर्नलिज्म में या राइटिंग्स में नहीं रहा है। तो जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप शुरू से ही ओशो और अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ते हुए आए हैं हम्म। इन योर इनिशियल डेज, तो उनका या किसी और पोइट का आपको क्या लगता है कि कौन से जो कवि हैं उनका सबसे ज्यादा असर आप अपनी राइटिंग में पाते हैं? ओशो का तो मुझे लगता है कि एक एज अ पर्सन उन्होंने मुझे बहुत जैसे एक राइटर से भी ज्यादा मुझे लगता है कि एक राइटर का ये बहुत जरूरी है कि आप एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन कितना इवॉल्व हो रहे हैं, कितना ओके। ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे, है ना? तो उसमें मुझे लगता है कि ओशो ने मुझे मतलब पर्सनली बहुत कहीं ना कहीं, जबकि वो जीवित नहीं है, लेकिन उनकी ऑडियोज सुनकर, उनके वीडियोस देखकर, उनकी किताबें पढ़कर मुझे बिल्डअप होने में बहुत मदद मिली ओवर द इयर्स। और मैंने उनको बहुत कम उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो सोशल इश्यूज के अगेंस्ट या कुछ कुरीतियां हैं, कुछ खराब चीजें हैं, उनके खिलाफ जब आप लिखते हैं, सवाल उठाने वाली कविताएं या कुछ आलेख आप लिखते हैं, तो वो हिम्मत कहीं ना कहीं आपसे उस, क्योंकि आपने वो पढ़ा है, उस बैकग्राउंड से आप में आती है। अदरवाइज वो हिम्मत जुटाने में, वो उस सब में ही आपको कई बार ना बहुत साल लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज में मुझे बहुत मदद मिली। और दूसरा कि आपको कुछ करना है, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि आपने जर्नलिज्म अडॉप्ट किया जबकि वो यस इतना मैम। सेफ ऑप्शन नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को पढ़ने से कहीं ना कहीं आप जो डिसीजंस लेते हैं एज अ पर्सन भी लाइफ में, आपको क्या चुनना है, किस पार्ट पे ग्रो करना है, उस सब में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप डरते नहीं हैं, आप अनकन्वेंशनल चीजों को चुनने में नहीं डरते हैं। अदरवाइज मैं लोगों को देखती हूँ खासकर इंडिया में कि हम बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग जिंदगियां जीते हैं, बहुत हिपोक्रेटिक एक उस तरह की जिंदगी हम जीते हैं, बहुत डाइकोटमीज हैं हम, असल में कुछ और हैं, समाज के सामने कुछ और हैं। पर मुझे लगता है कि एक राइटर को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंसी इन योर पर्सनालिटी। जैसे आप हैं वैसे आप हैं, चाहे आप सारे अपने फ्लॉज के साथ खुद को एक्सेप्ट कर पाए। तो मुझे लगता है ये सब मुझे उन राइटर्स को पढ़कर, खासकर ओशो को पढ़कर, वो सब में मुझे बहुत मदद मिली। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कविताओं में सवाल, तो आपकी कविताओं में मैंने देखा कि एक रोष दिखाई देता है। एक हम्म। ज्यादातर जो औरतों पे कविताएं लिखी जाती हैं उनमें औरतों को बेचारी या औरतों के प्रति आपको उजागर एक सोच रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपकी कविताएं सोसाइटी से सवाल करती हैं। जैसे कि आप कई एक वो है पोइट्री कैक्टस, या हम्म। भेड़ ना बनने की कसमुसाहट, हाँ। मैं खिड़कियां मैं खिड़कियों तोड़कर ही मैं आगे खिड़कियां बढ़ तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी हाँ, जीवन मैं के खिड़कियां मैदान में। तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी। तो मतलब एक बहुत ही अलग सोच से आप लिखती हैं। आपने कहीं भी अपनी कविताओं में एक औरत को बेचारी दिखाने की कोशिश नहीं की। तो ये सोच हम्म। कहाँ से आती है? ये सोच, मुझे लगता है कि इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है ऑब्वियसली। हाँ। ये सोच जब मैं शायद लिख भी रही थी, जब मैंने लिखा था, तो मैंने ये कविताएं असल में बहुत पहले लिखी हैं। आज से 7-8 साल पहले कॉलेज के दिनों में भी मैं कविताएं लिखती थी। और मुझे लगता है कि उस वक्त भी जब मैं लिख रही थी तो वो, उन कविताओं में विद्रोह था, उन कविताओं में ब्रेवरी थी, या सवाल करने की उनमें हिम्मत थी। कहीं ना कहीं उस तरह की विद्रोह के स्वर की कविताएं थी कहीं तो। और मुझे लगता है कि वो नेचुरली आप में होता है। ओके। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मैंने कहीं से सोच कर लिखा कि अच्छा मुझे विद्रोह वाली कविताएं लिखनी है, या मुझे इस तरह की कविताएं लिखनी है जो इस तरह की बात कहे। तो वो एक डेलिबरेट डिसीजन नहीं था। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कोई भी राइटर अगर लिखता है, पोइट अगर कोई कविता लिखता है, तो वो ऑर्गेनिकली जो उसका एक थॉट प्रोसेस है, जो आइडियोलॉजी है, वो उसको फॉलो करते हुए लिखता है। आप कभी भी सोच के ऐसे नहीं लिखते हैं कि हाँ मुझे इस तरह की कविता लिखनी है।
आप जैसे व्यक्ति हैं, जो आपकी विचारधारा है, वही तो कविताओं में और वही तो हम उसमें उतार रहे हैं, वो तो सिर्फ शब्द हैं। असल में तो हमारे विचार और थॉट्स ही हैं, कविताएं सिर्फ उसको शब्द दे रही हैं। तो मुझे लगता है वो आप में अपने आप आता है, इसीलिए हम लिख पाते हैं, इसीलिए हम लेखक हैं। तो मैम मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स के लिए एक कैक्टस को सबसे पहले रिसाइट करें। ओके, इसको कहेंगे कि क्षणिका या जैसे शॉर्ट पोइट्रीज होती हैं। ये एक 4-5 लाइन की छोटी सी कविता है असल में। इसका शीर्षक जैसा आपने बोला कैक्टस ही है। सारी बेटियां नहीं बढ़ती आंगन की तुलसी की मानंद, सारी बेटियां नहीं बढ़ती आंगन की तुलसी की मानंद, कुछ बेटियां उगती हैं कैक्टस की तरह, कुछ बेटियां उगती हैं कैक्टस की तरह, कांटों की तरह बढ़ते हैं उनके क्यों, कांटों की तरह बढ़ते हैं उनके क्यों, और फिर उनका होना चुभने लगता है परिवारों की गर्दनों में। बहुत खूब मैम। तो मैम जैसे कि आपने कैक्टस को लिखा, हम्म। तो परिवारों की गर्दनों में चुभना, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो आपने अभी 20 साल का जो पिछला हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जो दौर रहा है, उसके ऊपर स्टडी की, उसके ऊपर वुमेन कहाँ पे, आप कहाँ देखती हैं वुमेन्स को, कि क्या पिछले दौर से इस दौर में कुछ बदलाव हैं, या अभी भी फिल्मों में औरतों को सिर्फ एक दिखावे के लिए ही दिखाया जा रहा है? नहीं, पहले से तो बदलाव आया है। काफी बदलाव आया है। जैसे कि पहले आप देखना, जो हम बेचारगी की बात कर रहे थे, वो हमारी फिल्मों में बहुत ज्यादा होता था कि एक मैरिड औरत है तो उसको बिल्कुल जैसे वो मेरा पति मेरा देवता है, वो उसको मार भी रहा है तो भी उसको ग्लोरीफाई कर रही है। वो चीजें बदली हैं। अगर आप देखना कि अगर आप वो किसी फिल्म में दिखाया जाता है तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उसको डिसएग्री करती है, लोग उसको क्वेश्चन करते हैं, उस पर लिखा जाता है, सोशल मीडिया पर भी उसके अगेंस्ट लिखा जाता है। तो वो एक अच्छा बदलाव आ रहा है समाज में धीरे धीरे। लेकिन मुझे लगता है अभी भी वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो एज फार एज इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा इज कंसर्न्ड। अभी भी हम उतने लिबरल नहीं है विमेन डिपिक्शन को लेकर। अभी भी आप आइटम सॉन्ग्स देखते हैं, आप लिरिक्स अगर देखेंगे आइटम सॉन्ग्स के जो लिरिक्स होते हैं, मैंने अपने पीएचडी में पूरा एक काफी पार्ट आइटम सॉन्ग और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन को दिया। कि जैसे कि कोई फिल्म है, कहीं पर उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक आइटम सॉन्ग उसमें डाला जाता है, और खासकर जो उसकी लिरिक्स हैं, जो उसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल होते हैं। जैसे कि एक करीना कपूर का मुझे याद है, उसका जो मेन लिरिक था वो था फेविकॉल सैया फेविकॉल फेविकॉल। चिपकाले से हाँ। या फेविकॉल से, कुछ ऐसे। हाँ, तो उसकी जो ओपनिंग लाइन है, हाँ जी। उसकी ओपनिंग लाइन ऐसी कुछ थी कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। जी। और मुझे याद है कि आई वॉज रीडिंग अ रिसर्च पेपर रिगार्डिंग माई रिसर्च। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो एक रिसर्च पेपर मैंने एक कॉलेज के सेमिनार में पढ़ा 2-3 साल पहले, और मैंने अपना रिसर्च पेपर इन्हीं लिरिक्स से मतलब स्टार्ट किया। एंड आई रिमेम्बर पीपल वर अपलॉडेड। लोगों को इतना अच्छा लगा कि हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि लोग इन चीजों को पसंद करते हैं। मुझे लगता है एक सोसाइटी का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, बट वो चलता जा रहा है और लोग भी उसको देख रहे हैं। बट इट्स हाई टाइम कि हम ऐसी चीजों को लेकर ऑब्जेक्ट करें, या एटलीस्ट सवाल तो करें। और कम से कम हम ये तो पूछें कि क्या इसकी जरूरत है आज के टाइम पे हमें ऐसे आइटम सॉन्ग्स की, ऐसे वर्ड्स की। इनके बिना क्या फिल्म्स नहीं चलेंगी। तो मैम जैसे आप एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, हाँ। जिसमें आप ओटीटी प्लस जो मूवीज हैं जो रिलीज थिएटर में भी होती हैं, उन पे आप अपने रिव्यूज देते हैं। तो आप ओटीटी को और जो थिएट्रिकल रिलीज होती हैं, उनमें क्या आपको डिफरेंस लगता है, और आपको क्या लगता है कि ओटीटी का एकदम से इतना बढ़ना, क्या हम्म। आपकी इस पे विचारधाराएं हैं? मुझे लगता है कि फ्यूचर बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि ओटीटी का ज्यादा है। ओके। और खासकर हम देखें अगर कि पिछले 1 साल में तो थिएटर्स बंद ही थे। जी। तो ऐसे में ओटीटी ही हमारे लिए एक वन एंड द ओनली सोर्स ऑफ आवर एंटरटेनमेंट रहा कहीं ना कहीं। हम्म। और मुझे लगता है कि दोनों पे अच्छा कंटेंट दोनों पे चलेगा। जी। एक चीज कॉमन है, चाहे वो थिएटर हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो।
अगर अच्छा कंटेंट है, अच्छी तरह से दिखाया गया है, स्टोरी लाइन अच्छी है, ग्रिपिंग है, तो लोग उसे पसंद करेंगे, नो डाउट्स। और जो हम अभी गानों की या इस तरह की चीजों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि ओटीटी पे एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि रियलिस्टिक सिनेमा को ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है। जी वहां पे कहीं इस तरह के गानों के लिए या उस तरह की चीजों के लिए जगह नहीं है। अगर है भी तो वो वेब सीरीज या वो शो या उस तरह की फिल्म्स बिल्कुल अपने आप ही वो मतलब आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं या लोग उसे पसंद भी नहीं करते हैं नेचुरली। और इसका दूसरा पक्ष ये भी है, क्योंकि कोई भी चीज ऑब्वियसली पूरी तरह से अच्छी नहीं होती या पूरी तरह से खराब नहीं होती, जी कुछ उसमें फ्लॉज होते हैं, कुछ उसमें प्रोज कॉन्स के साथ वो आती है। तो आई थिंक ओटीटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है जो मुझे लगता है एज अ फिल्म स्कॉलर की, बहुत अब्यूजेस या इस तरह का सिनेमा बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि थिएट्रिकल जब रिलीजेस होते थे, थिएटर्स में जब फिल्म्स आती थी, तो एक सेंसर बोर्ड है और काफी सारी चीजें होती थी, तो कुछ एक ना थोड़ा सा डिसिप्लिन कहें या किस तरह से उसको कहेंगे हम, बट एक कुछ अच्छा एक उस तरह का कंटेंट था। बट अभी ऐसा हो गया है ओटीटी पे कि कहीं कहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसपे कुछ भी बन रहा है बनने के नाम पे। जी, यही मैं आपसे और जी यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अभी जो हम्म, इंडिया में है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई सेंसर बोर्ड बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि हर चीज के लिए ये, चाहे वो ओटीटी है जो घर घर तक पहुंच रही है चीजें, उनके लिए एक ऐसी बॉडी होना जरूरी है? अ, मुझे लगता है कि इसमें सेंसरशिप बॉडी की बजाय अगर जो फिल्म मेकर्स हैं खुद ही वो कहीं ना एक सेल्फ सेंसरशिप हम में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी क्योंकि फिर सेंसरशिप बोर्ड होगा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर कई लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं कि इसको क्यों रोका गया, उस पे क्यों बैन लगाया गया, इतने सीन्स पे एडिट हुआ, कट हुआ। हम्म, तो मुझे लगता है कि एक सेल्फ सेंसरशिप की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने तो अपने चैनल पे एक वीडियो भी किया था, पौरुषपुर नाम से एक सीरीज आई थी, आई थिंक जी हाँ, ऑल्ट मैंने बालाजी वो वीडियो देखी है। पर। हाँ जी। हाँ, तो पूरा वीडियो के थ्रू मैं यही उसमें दर्शकों से और फिल्म मेकर से पूछना चाह रही थी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट वी आर ट्राइंग टू मेक, वी आर ट्राइंग टू सेल, क्या हम बना रहे हैं उसमें, जबकि इतने अच्छे अनु कपूर जैसे उसमें आर्टिस्ट लिए गए हैं। और जी मुझे लगता है वो आर्टिस्ट का भी वेस्ट है, मतलब इस तरह का अगर आप शो बना रहे हो, इतने जो एक वेटरन आर्टिस्ट हैं हमारे सिनेमा के, हाँ उनको लेकर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना, हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, भाषाएं हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं इतने सारे। तो उन सबको लेकर थोड़ा बहुत सोचकर फिल्म मेकर्स को खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा, राइटर्स को सेंसिबल होना पड़ेगा। और आप कहीं ना कहीं उस सेंसिबिलिटी के साथ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कहानियां बनाएं, कहानियां सर्व करें। और जैसे कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे नेफ्यूज भी हैं, मेरी नीज भी है। तो मैं कई बार उस थॉट प्रोसेस से सोचती हूँ कि अगर मेरा 12 साल का नेफ्यू वो कंटेंट देख रहा है तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। इतनी छोटी उम्र में बच्चे अब्यूज करना सीख रहे हैं, और इतना कॉमनली, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जनरेशन थी, हमें वो चीजें इतनी गलत लगती थी। गलत तो वो लगता जो अभी का न्यू जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, वो इतना उनको विदाउट गिल्ट या विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो क्या बोल रहे हैं, वो चीजें आ गई हैं। और उस पे हम माने या नहीं माने, लेकिन सिनेमा का, ओटीटी का बहुत बड़ा इफेक्ट और इम्पैक्ट उस चीज पर पड़ता है। जैसे कि आपने पुरुषपुर की बात की, हम्म, ऐसे ही बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक पूरी हम्म, सीरीज बनाते हैं, पूरे एपिसोड्स बनाते हैं। जैसा कि हमने पुरुषपुर में देखा कि वो पूरी सीरीज सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी के ऊपर चलती है, और लास्ट के 5 या 7 मिनट में उसको जस्टिफाई करने का की कोशिश की जाती है कोई एक सोशल मैसेज देके। हम्म। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या सिर्फ लास्ट के 5 मिनट में आप अपना पूरी सीरीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही है कि ये इट्स लाइक एन ओपन मार्केट। जी तो सब तरह के लोग उसमें एग्जिस्ट करेंगे, पूरी तरह से तो हम कभी भी ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई आइडियल सोसाइटी होगी या इस तरह का कंटेंट नहीं बनेगा। और इस तरह के लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे, वो यूट्यूब पर बनाने लग जाएंगे। आप कैसे रोकोगे जिसको जो बनाना है समाज में उसको, मतलब पूरी तरह से तो आप बैन नहीं कर सकते। वही बात है ना कि एक जी सेल्फ सेंसरशिप और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही कहीं ना कहीं उस चीज को बेहतर कर सकती है। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि ऑडियंसेस को भी समझना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट बनता है क्योंकि
लोग देखना चाहते हैं, लोग देखते हैं, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली लोग हाँ, देखते हैं। तो अगर लोग ही उसको बॉयकॉट कर देंगे तो अपने आप वो नहीं बनाएंगे, बट लोग सर्च करते हैं, लोग देखते हैं। आप देखो यूट्यूब पर, अगर आप एक अब्यूजेस से भरा हुआ वीडियो आप डालते हैं तो वो बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में होता है, उस पर आपको मिलियंस में व्यूज मिलेंगे। जी। तो हमारी सोसाइटी को भी वो अच्छा लग रहा है, फिल्दी कंटेंट और इस तरह का कंटेंट, तो हम मतलब हम फिर मेकर्स को ही क्या, कैसे उनसे सवाल करें जब ऑडियंसेस भी वही देखना चाह रही है। मतलब मुझे लगता है जो बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है ऑडियंसेस का जो आज भी उन चीजों, वो चीजें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, कितना भी एक तरफ हम उनकी बुराई करें, बट प्राइवेट वॉचिंग वाली जो चीज है, खासकर ओटीटी ऐसी चीज है कि वो आप किसी और के साथ नहीं देखते इतना, वो आप अकेले में ज्यादा देखते हैं। अच्छा। तो जैसे थिएटर में ऐसा होता था ना कि आप बहुत सारे लोगों के साथ में एक मास वॉचिंग है, वो आप 100 लोगों के साथ में सिनेमा देख रहे हो, एक फिल्म देख रहे हो। लेकिन आप इस तरह का जो कंटेंट है वो मैक्सिमम टाइम्स जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो आप अकेले देखते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अकेले में इस तरह का कंटेंट, इस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं, इसीलिए वो बन रहा है, इसीलिए वो इस तरह से इतने प्लेटफॉर्म्स पर इतना अवेलेबल है। तो दर्शकों की तरफ से भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली कि अगर वो नहीं पसंद करते हैं तो ना देखें, अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, उसकी व्यूअरशिप कम होगी तो अपने आप उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। तो जितनी प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज्यादा ऑडियंसेस की आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम जब हमने इस सेशन के बारे में सोचा तो हमने हमारे फॉलोअर्स से, हमारे चाहने वालों से आपके लिए हम्म। कुछ सवाल देने को कहा। तो कुछ सवाल उनकी तरफ से हैं, लेकिन उन सवालों की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें अपनी कुछ 2 या 3 कविताएं सुनाएं। एक तो मुझे लगता है कि जो हम वो बात कर रहे थे ना, खिड़कियां, जो उस कविता की, मुझे लगता है कि वो मेरी खुद की भी बड़ी मुझे पसंद है वो कविता। जी जी। तो मैं वो कविता सुनाना चाहूंगी। संसार के समस्त मुख्य पृष्ठों पर तुम उंडेलते रहे अपनी जीवन गाथाएं, और मेरे लिए छोड़े गए सिर्फ हाशिए, जहां हर बार मैंने लघुत्तम रूप में उतारी अपनी आत्मकथा। एक आत्मकथा जिसमें उदासियां इतनी भीतर तक पसरी थीं कि वे सुंदर हो गई थीं, जहां पीड़ाएं हो गई थी इतना सच कि उनसे छूटने की कोई शीघ्रता न थी। और अंततः जिसे घोषित किया गया, एक नीरस औरत की नीरस कहानी। जब तुमने तय किए सफलता के समूचे कठोर रास्ते, जब तुमने तय किए सफलता के समूचे कठोर रास्ते, मेरे पैरों के निशान ठीक पीछे थे तुम्हारे पद चिन्हों के। देखो, देखो वो इतिहास के किसी भाग में कभी दर्ज नहीं हुए। मुझे रोज पिलाई गई है, मुझे रोज पिलाई गई है एक कारगर पिछलग्गू बनने की घुट्टी। बचपन के दिनों से बचपन के दिनों से मैंने रचे हैं मिट्टी के घर और सजाई हैं गुड़ियाएं। एक पूरा जीवन बीत गया है, एक पूरा जीवन बीत गया है मुझे ये जानने भर में कि तुम्हारे अस्तित्व के इर्द गिर्द परछाई तलाशने के इतर मेरे जीवन का भी कोई स्वतंत्र उद्देश्य है। और ये आखिरी पैराग्राफ है कविता का। तुम कभी नहीं रहे मेरे प्रतिभागी, न हो सकोगे। तुम कभी नहीं रहे मेरे प्रतिभागी, न हो सकोगे, क्योंकि हमारी दौड़ ही बहुत अलग अलग जगहों से शुरू हुई है। जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, मैं खिड़कियां तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी जीवन के मैदान में। बहुत अच्छा। और एक मैम आपकी ही कविता है जो हम्म। रोना अच्छा है। हाँ हाँ, आंसू अच्छे हैं, वो वो एक मुझे, कविता। मेरी पर्सनल फेवरेट है मैम। तो अच्छा, एक बार अगर आप वो सुनाए तो। जरूर। और इस कविता से पहले मैं हमेशा ये जरूर इसमें मेंशन करती हूँ और करूंगी अभी भी कि ज्यादातर कविताएं, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो स्त्री विषयक है मेरी कविताएं, लेकिन ये पुरुषों को लेकर लिखी गई है। कि जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग बहुत सारे दबाव और एक होता है ना मेंटल प्रेशर्स और उस तरह के एक्सपेक्टेशंस लड़कियों पर, औरतों पर तो इम्पोज करती ही है। उस कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लड़कों को भी झेलने पड़ते हैं, जी। कि वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते उतना, खासकर रोने को लेकर।
बहुत ज्यादा मैंने जो देखा है कि वो बहुत ज्यादा उसमें मतलब उसको अपने एक इमेज से जोड़ लेते हैं कि लड़के रो नहीं सकते, उनको रोना नहीं चाहिए, तो उस पर ये कविता बात करती है और इसका शीर्षक है आंसू अच्छे हैं। तुम्हारी हंसी में भी शामिल रहता था इतना रुदन, जिसे घर छांट कर अलग किया जाता, वो किसी के विशुद्ध रोने से अधिक मिलता। बरसों से अड़े हुए तुम्हारे पुरुषत्व ने सरकाए रखा आंसुओं को आंखों से पहले। जमी हुई ये रुलाई का ढेर, जमी हुई ये रुलाई का ढेर आज झटक कर बता देता है तुम्हारे रुंधे हुए गले का रहस्य। मन पर बढ़ने वाले बोझ के असहनीय होने की सीमा तक उसे फिजूल हंसी में लपेटा जाता रहा। और फिर बीच बीच में कुछ सुबहों में नहाते समय तुमने चबा लिए अपने सारे आंसू। क्या यूं रोने के उपरांत नहीं दुखते तुम्हारे जबड़े। मेरी मुट्ठियों में दो अपने हाथ, मेरी मुट्ठियों में दो अपने हाथ, कि मैं तुम्हें सिखा सकूं रोने की कला। गर किसी साहसी सांझ में तुम झाड़ सको पौरुष की ऐतिहासिक परिभाषा पर पड़ी मिथ्या गर्द, मैं भी निकल आऊंगी, मैं भी निकल आऊंगी स्त्रियों के उस समूचे आवरण से बाहर, और तुम रो सकोगे अंतस का भार खत्म हो चुकने तक। और ये आखिरी पंक्तियां हैं कविता की। और फिर यही होगा, और फिर यही होगा तुम्हारा अगला वाक्य, आंसू अच्छे हैं, आंसू अच्छे हैं, वो तुम्हें बना जाते हैं हर बार पहले से कुछ अधिक मनुष्य, पहले से कुछ अधिक मनुष्य। बहुत खूब लिखा मैम आपने। मैम अभी हम अपने दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ेंगे। ओके, आप अगर कुछ और सुनाना चाह रहे हो तो। मुझे लगता है एक कविता हम और सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। एक छोटी सी कविता है और ये प्रेम पर और उस पर एक कविता है जिसका शीर्षक है वो नाम तुम्हारा नहीं होता। बावरी हो चली हो क्या, बावरी हो चली हो क्या, जो कोई पूछ लेता है नाम सकपका सी जाती हो, याद करती हो खुद का नाम। बेवजह हंस देती हो भीड़ में, जाने कहाँ झांकती रहती हो लतीफों की महफिल में। यकीनन प्रेम में हो, यकीनन प्रेम में हो। यूं प्रेम होने का विषय नहीं है, यूं प्रेम होने का विषय नहीं है। ये इतना घुलता जाता है तुम्हारे भीतर कि दौड़ने लगता है तुम्हारे लहू में। गर चीर भी जाए, गर चीर भी दी जाए हाथों की नसें और बह जाए सारा रक्त, तब भी प्रेम चिपका रहता है तुम्हारी आखिरी सांस तक। और बिल्कुल आखिरी धड़कन में भी, और बिल्कुल आखिरी धड़कन में भी तुम्हें याद आ पाता है एक ही नाम, और वो नाम तुम्हारा नहीं होता। तो मैम अब हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है अक्ष भाटिया ने। ओके, इनका कहना है कि युवा पीढ़ी तक साहित्य को कैसे पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि अभी ये वाला जो वक्त है इसमें इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जिसपे बहुत लिटरेचर की अवेलेबिलिटी और अप्रोच अब बहुत कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत इजी हो गई है और बहुत अप्रोचेबल है। आप बड़े बड़े राइटर्स से भी, जैसे अगर कोई युवा लेखक है वो अपनी कविता लिखता है और वो किसी बहुत बड़े लेखक से भी संपर्क करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इन जो ये मीडियम्स हैं इनके थ्रू अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, उनसे एडवाइजेस ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर वक्त नहीं हो सकता जितना मैं पिछले सालों में देख रही हूँ एक युवा पीढ़ी के लिए, और युवा पीढ़ी को साहित्य तक पहुंचने और उसकी करीबी, उसको कहीं ना कहीं उस साहित्य से करीब करने के लिए। बाकी तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत युवाओं को जो सच में राइटिंग को लेकर पैशनेट हैं, लिखना चाहते हैं, उनमें उसकी ललक इतनी होनी चाहिए कि वो भी थोड़ा पहुंचे साहित्य तक। साहित्य ही क्यों पहुंचे हर बार उन तक, थोड़ा एफर्ट आप भी करो, तभी वो उसी ललक से ही तो आप अच्छे राइटर बनेंगे। अगर इजीली इतना आपको मिल जाएगा तो उसमें फिर वो मतलब होता उतना इंटेंसिटी नहीं होगी उस चीज में। आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छा वक्त है, बहुत इजीली चीजें हैं आपके लिए,
इंस्टाग्राम पे भी चाहे छोटे छोटे वीडियोज ही हो, लेकिन मैं देखती हूँ कि महादेवी वर्मा, मंटो, इतने पुराने राइटर्स को भी कोट किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि वो चाहे शॉर्ट फॉर्मेट्स में ही सही, लेकिन वो बहुत युवा पीढ़ी तक, टीनेजर्स तक भी पहुंच रहा है। तो और अगला सवाल है मिस्टर राहुल की तरफ से। इनका पूछना है कि खुद को अच्छा राइटर कब माना जा सकता है? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन राहुल। और मैं कहूंगी कि खुद को अच्छा राइटर कभी भी नहीं माना जा सकता। ये मानने का काम आप अपने पाठकों पर छोड़ दें। और आप अपने जीवन काल में तो आपको अपना अच्छा राइटर अपने जब तक आप लिख रहे हैं, जिस दिन अगर आप एक कलाकार, कोई भी, मुझे लगता है सिर्फ राइटर ही नहीं, अगर आप मूर्तिकार हैं, कहानीकार हैं, किसी और कला में हैं, अभिनेता हैं, एक्टिंग करते हैं, तो अगर आप खुद को ही ये मानने लगेंगे कि हाँ अब मैंने बहुत सीख लिया है, मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, या मैं बहुत अच्छा मेरी कविताएं बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत अच्छा लिख रही हूँ, उस तरह की कहीं ना कहीं वो आत्ममुग्धता से आपको बचना चाहिए। और अपने लिखे से भी थोड़ा सा आपको डिटैच होकर अपने आप को भी एज अ थर्ड पर्सन या एज अ क्रिटिक आपको अपने लेखन को देखना चाहिए। रोज बार बार उसको फिल्टर करते रहना चाहिए कि मैं सच में अच्छा लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। 5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी अपनी आप आर्टिकल्स को या राइटअप्स को आप पढ़ते रहें, देखते रहें कि पिछले 2 साल में आपने कैसा लिखा है, आज आप कैसा लिख रहे हैं, उसमें आप खुद कितना इम्प्रूवमेंट देखते हैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, वोकैबलरी में कितना आपने इवॉल्व किया है, कितनी एनरिच हुई है आपकी वोकैबलरी, आपका थॉट प्रोसेस कितना बेहतर हुआ है पहले से। लेकिन अच्छा राइटर खुद को, मेरा तो, मैं पर्सनली, मेरी जितनी निजी राय है उसमें, बिल्कुल अपने आप को अच्छा राइटर अपने जीवन काल में कभी खुद नहीं माने। वो पाठकों पर छोड़ दें, आप बस लिखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। मुझे लगता है दैट इज ओनली योर वर्क यू आर सपोज टू डू। वन्या अपने सवाल में पूछती हैं कि एक राइटर समाज को कैसे बदल सकता है? एक राइटर समाज को अपने थॉट्स प्रोसेस के जरिए और जो वो लिखता है उसके जरिए लगातार बदलने की कोशिश करता है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम पे अगर आप मंटो की एक छोटी सी कविता, 4 लाइन का भी एक कोट पढ़ते हैं, तो आपको कितना, मुझे लगता है आज भी मुझे गूज बम्स हो जाते हैं उसका वो पढ़कर, कोई भी एक कोट या एक छोटी सी कविता भी, कि किस तरह से उन्होंने कितने साल पहले कोई एक बात लिख दी जो आज भी आपको उतनी ही रेलेवेंट लगती है, कि आज भी उतनी आपके समाज पर वो वैसी ही उतना ही प्रहार करती है। तो मुझे लगता है कि एक राइटर का असल काम तो यही है कि कहीं ना कहीं नोइंगली या अननोइंगली वो अपनी लेखनी के जरिए समाज को बदल रहा होता है। और जैसा कि हम शुरू में भी जब हमने बातचीत की थी, तो मैं यही कह रही थी कि आप जानबूझकर ऐसा नहीं लिखते हैं कि आप समाज को बदलने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में आता है। एक तो जो एक राइटर होता है वो नेचुरली प्रोग्रेसिव थॉट का होगा। और इसके अलावा एक शब्द होता है एंटी स्टैब्लिशमेंट, कि वो जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं समाज की, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उन पर सवाल करता है। उन पर अपने घर में भी सवाल करता है, परिवार में भी सवाल करता है, समाज से भी सवाल करता है। और वही सवाल उसकी कविताओं में, उसके राइटिंग्स में हमें नजर आते हैं। और वही धीरे 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 धीरे, एक दिन में कुछ नहीं बदलता है, बट धीरे धीरे बदलने का जो एक प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस हमेशा समाज में चलता रहता है। और दूसरी चीज ये भी है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपकी राइटिंग से बदले नहीं कुछ, या आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं यार जो मैं लिख रही हूँ वो लोग नहीं समझ रहे हैं, या उससे कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपको उससे डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड भी नहीं फील करना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं बदलने की। हम दावा नहीं कर सकते, कोई भी राइटर ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी किसी पोइट्री से या किसी बहुत अच्छी किताब से भी समाज में क्या सचमुच बदलाव आया। बट वी कैन ओनली मेक एन एफर्ट। अगर हमने ऑनेस्ट एक एफर्ट किया है, मुझे लगता है वो सबसे जरूरी है। बाकी बदलाव आए नहीं आए वो हमारे सारे जो क्षेत्र हैं उनसे बाहर बाहर है, हमारी सीमाओं से बाहर है। लेकिन हम ईमानदार कोशिश लगातार करते रहे, वो बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई थिंक। जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक राइटर एक समाज को ना सही लेकिन अपने पढ़ने वाले एक इंडिविजुअल को जरूर बदल सकता है। तो हाँ, यूं ही एक एक करके ही समाज बदला जाएगा। बिल्कुल। जी जी। अगला सवाल दिव्या की तरफ से है कि क्या आपको लगता है नेपोटिज्म से अच्छे टैलेंट पर फर्क पड़ता है?
नेपोटिज्म, यहाँ पे हम सिर्फ इंडियन सिनेमा में नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं आई थिंक, जी जी क्योंकि जब ये वर्ड आया एक दो सालों में, पिछले एक दो साल में, तो उसके बाद बहुत सारे मीम्स बने, बहुत बहुत काफी सारी बातचीत हुई इस पर जी सोशल मीडिया पर। जी हाँ। और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म सिर्फ, पहली बात तो ये कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। इफ वी आर रेफरिंग एंड टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, हमें ये देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में नेपोटिज्म नहीं है। हर जगह इट्स प्रेवलेंट इन ईच एंड एवरी स्फेयर। आप राजनीति में देख लो, आप कोई स्पोर्ट है, क्रिकेट में आप देखेंगे, या फिर एक्टिंग तो खैर है ही, उसके अलावा जैसे लॉयर्स हैं, अगर कोई बड़ा लॉयर है तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी ही लॉ में आए या एडवोकेट बन जाए अच्छी। जी तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसको आप रोक नहीं सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ कि अगर कोई एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे ही कि उनके बच्चे इंडस्ट्री में आए। और इससे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि उनके लिए रास्ता आसान है, उनको सीधा लॉन्च किया जाता है, एक अच्छा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, लॉन्च पैड एज उनको मिलता है, तो उनके लिए उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जो कि एक आउटसाइडर को करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात, दूसरी एक अच्छी बात ये है ओटीटी और ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, कि उसके हेलो मैम, आई थिंक यू लॉस्ट योर कनेक्शन। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी मैम। ओके। तो मैं ये कह रही थी कि अगर जो ये ओपन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब आए हैं, हाँ उसकी जी। एक अच्छी बात ये है कि अगर कोई स्टार किड भी है, बहुत बड़ा स्टार किड भी है, अगर उसने एक्टिंग अच्छी नहीं की है या कंटेंट अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल एक दिन में आप उसको अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं। और बिल्कुल वक्त नहीं लगाते हैं लोग, कोई उस चीज को नहीं सोचते हैं कि हाँ अच्छा ये इतने बड़े स्टार का बेटा है तो हम इसको क्रिटिसाइज ना करें। तो अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अर्जुन कपूर की दो फिल्म्स आई हैं, ग्रैंड सन ऑफ सरदार, हाँ जी। और दूसरी अभी मैंने कल या परसों ही एक फिल्म देखी थी उनकी, संदीप और पिंकी फरार। जी दोनों ही फिल्म्स अच्छी फिल्म्स नहीं हैं, और उनका इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्रिटिक्स ने उसको बेकार फिल्म बताया है। तो मुझे लगता है कि नेपोटिज्म, ये आपको सिर्फ एक बार चांस मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर आप में रियल टैलेंट खुद में नहीं है, अगर आप एक्ट उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो पीपल विल समवेयर, दे विल नॉट एक्सेप्ट यू। अब वैसा वक्त नहीं है कि लोग आपको एक्सेप्ट करते रहेंगे। और बिल्कुल। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे नए लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और मिल रही हैं। तो अगला सवाल नदीम पूछते हैं। इनका पूछना है कि लिटरेचर में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। लिटरेचर में अभी तो बहुत सारे अथाह, मतलब बहुत यार, ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आउट है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मेट्स हैं लिटरेचर के। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद से बार बार पूछना पड़ेगा कि आप किस फोटे में काम करना चाहते हैं, आपकी विधा क्या है, आपका टेस्ट क्या है। जैसे कि अगर आप अखबार के लिए लिख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लिटरेचर का ही पार्ट है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते लिटरेचर से। और अखबार में भी इतने सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या आप फीचर लिख रहे हैं, या फिर आप कोई कॉलम लिख रहे हैं। और उसके अलावा जैसे कि आप कॉमर्शियल राइटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप फिल्म्स के लिए लिखना चाहते हैं, तो आप फिल्म राइटिंग में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिरिक्स या गाने, सॉन्ग्स अगर आप लिखना पसंद करते हैं, कविताएं लिखते हैं, लिरिकल कविताएं लिखते हैं, तो आप गाने लिख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अब देखा होगा कि पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का, ऑडियो नॉवेल्स का भी बहुत ज्यादा अब ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो आप ऑडियो राइटिंग में अपने आप को आजमा सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम यूट्यूब ओपन है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप सच में अच्छा लिख रहे हैं तो आप शेयर कीजिए कहीं। अगर आप मान लीजिए कि जब तक आप एक कंफ्यूजन के पीरियड में हैं, तब तक आप, ये आपकी तैयारी का वक्त है। तो जो नए राइटर्स हैं, तब तक आप लिखते रहें, लगातार लिखते रहें, खुद को पॉलिश करते रहें, दूसरों को पढ़ते रहें लगातार। और जिनको आप समझते हैं कि जो अच्छे पाठक हैं, समझते हैं साहित्य को, उनसे आप पूछते रहें कि आप कैसा लिख रहे हैं, वो आपको ईमानदार राय दें। और उसके बाद आप खुद अपने काम की समीक्षा करें कि आप कैसा लिख रहे हैं। बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, मुझे लगता है। आप इतने सारे न्यूज पोर्टल्स हैं, आप देखेंगे वेब पोर्टल्स हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कुछ गिने चुने अखबार या कुछ
संस्थाएं होती थी जहाँ पे आपको लगता था कि अगर आप लिखते हैं तो आप सिर्फ वहीं पे अप्रोच कर सकते हैं। बट अभी आप देखेंगे कि इतने सारे वेब पोर्टल्स आए हैं, राइटिंग पोर्टल्स हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। शुरू में आप एज अ फ्रीलांसर उनके लिए लिख सकते हैं, और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप अच्छा लिखते हैं, तो वो जरूर जरूर आपके कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे और वो छपेगा भी, वो लोगों तक पहुंचेगा भी। बिल्कुल। इसी में नदीम आगे पूछ रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई 3 अच्छी लिटरेचर की किताबें बताएं, अच्छा। हम्म। तो आप। लिटरेचर की किस तरह की किताबें हैं, क्योंकि बहुत सारे किस तरह का आप पढ़ना पसंद करते हैं ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जी। जैसे कि आप नॉवेल पढ़ना चाह रहे हैं, या आप लिखना सीखना चाहते हैं, आप उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो पटकथा लेखन पे, स्क्रिप्ट राइटिंग पे भी बहुत सारी किताबें हैं। आजकल तो इवन आपको जो फिल्म्स हैं, जैसे रॉकस्टार है, मुल्क है, आर्टिकल 15 जो अभी आई थी, इस तरह की पूरी उनकी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, पूरी उनकी किताबें अवेलेबल हैं कि कैसे वो पूरी फिल्म लिखी गई। अ, इरशाद कामिल की किताब है जो मैंने कुछ वक्त पहले पढ़ी थी, तो पूरी पूरी जो उनका राइटिंग प्रोसेस है, उस पर वो किताब है। पूरे उन्होंने रफ ड्राफ्ट्स भी उस किताब में शेयर किए कि कैसे एक गाना उन्होंने लिखा, उस गाने को पहली बार उन्होंने कैसे लिखा, फिर सिंगर्स सेकंड ड्राफ्ट में क्या इम्प्रोवाइजेशंस किए, और फाइनल ड्राफ्ट होने तक वो गाना कैसा बना, हम तक जब तक पहुंचा तब तक उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे। तो मुझे लगता है अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं, और आपका, क्योंकि बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, तो कोई जनरलाइज्ड किताबें तो नहीं बताई जा सकती। ये आप पर है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपका परसेप्शन क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अदरवाइज बहुत बहुत है पढ़ने के लिए, डिजिटली भी और किताबों के जरिए भी। तो अगला सवाल कार्तिक की तरफ से है। यंग राइटर्स यंग राइटर्स ज्यादातर मोहब्बत और बेवफाई की बात करते हैं, सोशल इश्यूज पर क्यों नहीं लिखते हैं? मुझे लगता है कि शायद इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप कम उम्र में होते हैं तो सबसे पहले जो चीजें आपको टच करती हैं वो प्यार, मोहब्बत, बेवफाई और ये सभी होती हैं। आप सोसाइटी से उस तरह से उतना जुड़े नहीं होते, और आपको वो चीजें उतना परेशान नहीं करती। तो शुरू में जो जिंदगी के मतलब पहले अनुभव होते हैं आपके, शुरुआती अनुभव जो होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, इससे ज्यादा कुछ टच ही नहीं हो सकता, या इससे ज्यादा आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो आई थिंक इसलिए आप उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। और इसमें भी ऐसा है कि एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि वो भी एक तरह से अपने आप में बुरा नहीं है, क्योंकि लव इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिवॉर्ड समवेयर। जो बहुत कहीं ना कहीं ब्रेव लोग होते हैं, वो ही लोग प्रेम करने की भी शक्ति रखते हैं, वही लोग प्रेम करते हैं। तो प्रेम पर लिखना भी कहीं ना कहीं समाज पे आप सवाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा तो इतना ऐसा समाज रहा है जो प्रेम को अभी तक भी मतलब उसमें बहुत स्वीकृति नहीं है। तो अगर आप प्रेम पर भी लिख रहे हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप समाज के खिलाफ जाकर लिख रहे हैं, या आप उन प्रथाओं पर, या जो एक कंफर्मिटी है समाज की, उस पर सवाल कर रहे हैं, नो डाउट्स। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप दूसरे सोशल इश्यूज पर या बॉदरेशंस पे भी लिखना शुरू करते हैं, अगर आप इवॉल्व हो रहे हैं एज अ राइटर। अगला सवाल अरुणा की तरफ से है। इनका कहना है कि एक फिल्म जब बनती है तो लोगों को एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबका पता होता है, हम्म। पर राइटर का नाम कुछ ही लोग जान पाते हैं, जबकि एक पूरी फिल्म बनने में सबसे जरूरी तो कहानी है। तो ये सवाल मेरा भी है कि क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राइटर्स को उनका ड्यू नहीं मिल पा रहा है इंडस्ट्री में? बिल्कुल, और ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है। अपने को आप ये देखो कि क्या समाज कैसा है, क्या समाज जानना चाहता है कि अगर कोई बहुत अच्छी सीरीज लिखी गई है या बहुत अच्छी कोई फिल्म आई है तो उसका लेखक कौन है, कितने लोग जी। जानना चाहते हैं। जी, जैसे हम जो जैसे अभी तेरी मिट्टी गाना आया, तो बहुत बहुत फेमस हुआ वो गाना, बहुत उसको लोगों का प्यार मिला, ठीक है। हम्म, लेकिन फिर भी उनके राइटर मनोज मुंतशिर के बारे में बहुत कम लोग जान पाए। हाँ, तो आप क्या विचार है आपके इस बारे में? बिल्कुल ये बात बिल्कुल आई एग्री विद दिस, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रीजन यही है, वो हम जैसे लोग ही जानना चाहते हैं, जो लिखने में हैं, जो लिखने में इंटरेस्टेड हैं, जो लिख रहे हैं। जी। उनको ये क्यूरियोसिटीज होती है कि अच्छा, ये गाना किसने लिखा है, फिर वो गूगल करते हैं या उस गाने में जाकर क्रेडिट्स देखते हैं। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो नॉर्मल ऑडियंसेस हैं इंडिया में,
उनको वो राइटर में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं ये देखने में कि इस फिल्म को किसने लिखा है। बिल्कुल। और ये जो पूरा थॉट है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि उनके क्रेडिट्स ले लिए जाते हैं, उसके पीछे वो ही थॉट है, क्योंकि जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम जो ऑडियंस है, उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि ये गाना किसने लिखा है, उसको क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हालांकि अब बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, जैसे कि एक कॉन्टेम्प्ररी बहुत अच्छे राइटर हैं गौरव सोलंकी, जी। जिन्होंने आर्टिकल आर्टिकल 15 के वो को राइटर रहे, और अभी रिसेंटली तांडव उन्होंने लिखी है, तांडव जो वेब सीरीज आई थी अमेज़न पे। तो उन्होंने इस चीज पर बहुत बार लिखा, मैं उनको पढ़ती रही हूँ। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस पर सवाल उठाए कि क्रेडिट्स अच्छी अच्छी फिल्मों में, खासकर पुरानी फिल्में, तो राइटर्स को क्रेडिट्स ही नहीं मिलते थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि आपको लास्ट में जाकर गूगल करना पड़ता है कि अच्छा ये फिल्म किसने लिखा है, या विकीपीडिया पर आपको देखना पड़ता है, क्रेडिट्स में उनका नाम क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ पिछले सालों में इन चीजों पर बात हो रही है, तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब आई थिंक जो कंटेंट बन रहा है उस पर नाम हमें हम देखते हैं कि किसने लिखा है। बाकी मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, बट हमें ये सवाल करते रहना चाहिए, इन चीजों के बारे में लिखते रहना चाहिए, जिससे कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है या दूसरे फील्ड्स भी हैं, वहां उनको पता लगता रहे बार बार ये चीज टाइम एंड अगेन कि हाँ ये एक बात है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको दर्ज करते रहना चाहिए। तो वी शुड मेंशन इट टाइम एंड अगेन। जी जी जी। अगला सवाल गौतम की ओर से आता है कि अगर कोई कविता मन में सवाल ना छोड़ के जाए तो क्या आप उसे एक अच्छी कविता कहेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से तो अच्छी कविता का ये एसेंस होना चाहिए कि वो आपके मन में सवाल छोड़कर जाए। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने सवाल उसने नहीं छोड़ा या कोई नया विचार आपको नहीं दिया, तो फिर वो पता नहीं किस तरह की कविता होगी। बट इसका दूसरा, बस इसमें मैं इसको जनरलाइज इसलिए नहीं करूंगी कि हो सकता है कि कोई ऐसी कविता भी हो सकती है जो सपोज प्रेम पर हो या श्रृंगार रस पर कविता हो, कोई वो आपको सवाल नहीं छोड़ती, कोई नया विचार भी नहीं देके जाती, लेकिन हो सकता है कि कविता का भाषा सौंदर्य इतना अच्छा हो, एस्थेटिक सेंस इतना अच्छा हो कि आप बिल्कुल वाह वाह करते रहें कविता को पढ़ने के बाद, और सचमुच वो अच्छी कविता हो। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को या ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़कर मैं इसका यही जवाब दूंगी कि हाँ, कविता अगर सवाल छोड़ती है तो वो ही कहीं ना कहीं एक अच्छी, या ट्रू सेंस में वो एक अच्छी कविता है। इसके बाद रेहान का सवाल है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कहानी के बीच में आइटम सॉन्ग डालना क्या कहानी की कंटिन्यूटी पर असर डालता है? बिल्कुल आता है, इस पे तो हम बात भी कर चुके हैं, पहले हम बात जी भी कर रहे थे जी। कि वो बिल्कुल आइटम सॉन्ग्स बिल्कुल कहानी की स्पीड को तोड़ देते हैं, फ्लो को तोड़ देते हैं, और कई बार तो उसके लिरिक्स का, उसके डिपिक्शन का आपको कोई कुछ समझ ही नहीं आता, ताना बाना कि क्यों ही आया है अचानक फिल्म में। और अब आप देखिए कि इसीलिए धीरे धीरे कम हो रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस अलग से रिलीज होते हैं, लेकिन आइटम सॉन्ग्स या एज अ फिल्म में वो आपको नहीं मिलेंगे उतना, क्योंकि ऑडियंसेस ने कहीं ना कहीं उसको खारिज किया है उस कॉन्सेप्ट को। तो कहीं ना कहीं जो वर्ड सिनेमा है, वहां पे आपको इस तरह से सॉन्ग्स नहीं मिलते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम जो रियलिस्टिक सिनेमा बन रहा है, हम उनके उन फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं अब, कि अब वो इस तरह के गाने अब कम हो रहे हैं। अलग से आपको सेपरेट म्यूजिक एल्बम्स मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह से आइटम सॉन्ग्स अब कम हो रहे हैं, आई थिंक, जो कि एक अच्छी बात है सिनेमा के लिए। जी। अगला सवाल यही रेहान ही पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड के कंटेंट में ओरिजिनलिटी की कमी को लेके आपका क्या सोचना है? ओरिजिनलिटी की कमी तो है बॉलीवुड में, जी। नो डाउट्स। और बहुत सारे रिमिक्सेस आप देखते हैं, लगातार रीमेक्स जो बनते हैं फिल्मों के। रीमेक्स बनते हैं और 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 बुरे वो रीमेक्स बनते हैं एक। हाँ, और वो रीमेक्स भी अच्छे नहीं बनते हैं, इनफैक्ट वो कहानी तो पूरी उठा ही लेते हैं, रीमेक भी वो अच्छा नहीं अच्छा बना नहीं बना पाते। पाते हैं। वो करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है। जी। तो मुझे लगता है कि इसमें कहानियों की हालांकि उतनी कमी नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छी कहानियां हैं। विल की कहीं ना कहीं कमी है, कि जो डायरेक्टर्स हैं या स्टोरी राइटर्स भी हैं, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि ये घिसी पिटी कहानी जो एक मसाला फिल्म होती है, वो आप परोस दो दर्शकों को, और हमेशा की तरह उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल भी हो जाती है, और एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म लोगों को मिल जाती है, जी। आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाएगी। लेकिन मैं देखती हूँ, जैसे कि अभी मैंने एक रिव्यू भी किया था अपने चैनल पे एस्पिरेंट्स का,
कि आप देखो कि वो फिल्म फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, कहीं कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना पड़ रहा उसके लिए। 5 एपिसोड्स हैं, लगभग 40-45 मिनट की ड्यूरेशन का एक एपिसोड है, और इतनी ग्रिपिंग वेब सीरीज है कि आप देखना शुरू करते हैं तो आप कहीं रुकते नहीं, आप 5वां एपिसोड देखकर उठते हैं। देखते होते हैं। और कहीं कोई, जो हम बात कर रहे थे, कोई ऑब्सीनिटी नहीं है पूरे उसमें, पूरे सीरीज में। आप विद फैमिली देख सकते हैं, हर उम्र के दर्शक उसको देख सकते हैं, और इतनी अच्छी कहानी है। तो मुझे लगता है कि जो अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है बॉलीवुड में, कि इस तरह की अच्छी कहानियां भी आ रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ तो रहेगा ही, मतलब कुछ तो उस तरह के वो रहेंगे ही ना, कि फिल्म मेकर्स भी जो ऐसी कहानियां जी जी। परोसते रहेंगे, आप पूरी तरह से उसको रोक नहीं सकते। बाकी ये ऑडियंसेस पे ज्यादा है कि ऑडियंसेस खारिज करेगी, जैसे अभी सलमान खान की फिल्म को भी लोगों ने इतना बॉयकॉट किया, इतना इतना हार्श क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, दीज आर पॉजिटिव साइंस, कि लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिनेमा को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो अब वो अगली फिल्म अगर बनाएंगे, अब वो राधे का सीक्वल अगर बनाएंगे, तो वो सोचेंगे एक बार कि अब बनाएं कि नहीं बनाएं। जो पिछली बार हश्र हुआ था फिल्म का, तो अब क्या करें। तो मुझे लगता है कि अब नई कहानियां आ रही हैं, और धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। और थोड़ा बहुत कंटेंट तो मुझे लगता है इस तरह का बनेगा, बट ऑल ओवर मतलब वी आर समवेयर लीडिंग टू गुड चेंजेस। अगला सवाल राखी पूछती हैं कि, और ये सवाल मैं भी आपसे करना चाह रहा था, कि जब मैंने भी एक ओपन माइक शुरू किया तो मेरे पास कुछ लड़कियों के मैसेज आए, फोन आया कि हम लिखते हैं, हम लिखने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमारी फैमिली हमें अलाउ नहीं करती परफॉर्म करने के लिए। क्या आप हम आपको कंटेंट देंगे, क्या आप बोल दोगे, या हम आपको कंटेंट दे देंगे, क्या आप उसकी लिरिकल वीडियो बना के हमें हमें क्रेडिट्स दे दोगे। ऐसा ही एक सवाल है राखी का कि मुझे लिखने का शौक है, पर मेरे घर वाले परफॉर्म करना अलाउ नहीं करते, तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको घर वालों से पूछना चाहिए। राखी को मैं यही कहूंगी कि राखी आपको, और अगर और किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको घर वालों से खुलकर बात करनी चाहिए कि क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है इस चीज में, क्या ऑब्जेक्शन है कि वो आपको परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसको कोई शेम से जुड़ा हो या इस तरह से देखा जाता हो। तो हम आप लगातार अपने घर वालों से बात कीजिए, और आप उनको कन्विंस करो। आप आज बात करो, आज कन्विंस नहीं होते हैं, कल बात करो, परसों बात करो। आप रोज रोज उनसे पूछिए कि भैया आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वेयर इज योर ऑब्जेक्शन। ये आप सवाल जब मैंने उन लड़कियों से किए, तो मुझे बताया गया कि एक लड़की का प्यार मोहब्बत पे बोलना और उसकी वीडियो, उसके वो वाली वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक में आना, घर वाले इस अच्छा, चीज के खिलाफ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप राइटर हो, है ना, और अगर आप अपनी चीजों के लिए घर वालों को नहीं बोल पाओगे, तो फिर आप समाज में बदलाव और अब वो सारी बातें तो बिल्कुल ही, मतलब फिर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनके मायने क्या रहेंगे। तो आपको बिल्कुल, अगर आप घर वालों को पसंद हो या नहीं हो, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इस चीज को लेकर आपको परेशान होना चाहिए। आपको वीडियो, अगर आप सच में करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू यू एंड यू वांट टू डू इट रियली, तो आपको करना चाहिए। आपको वीडियोस, आपको जो भी है, मतलब पोइट्री आपको अगर कहीं पे परफॉर्म करना है, तो उसमें आपको बिल्कुल कोई हिच नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके घर वाले पसंद नहीं कर रहे हैं। और आपको उनसे भी खुलकर बात करनी चाहिए। वो 2-3 बार हो सकता है पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब वो ये समझेंगे कि आप सच में इस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं, तो वो भी इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। लेकिन आपको चुप इस तरह से डर कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि ठीक है अब उन्होंने मना कर दिया तो अब रहने देते हैं। तो आपको हाँ, कहीं ना कोशिश तो कहीं करते रहना आपको खुद को चाहिए। कोशिश करनी होगी कि हमने जैसे बोला कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आप परफॉर्म कीजिए, आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। वीडियोस हम रोक देंगे, वीडियोस तो हमारे ही हाथ में है कि वीडियोस आपकी नहीं आएंगी जब, लेकिन कम से कम आप पहले आगे तो आइए। नहीं, और एक चीज आप देखो कि ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। अब भी तो हम वीडियोस की बात कर रहे हैं, शुरू में तो फीमेल राइटर्स, जो विमेन राइटर्स होती थी इंडिया में ही नहीं, दूसरे कंट्रीज में भी, जी उन्होंने अनोनिमस नाम से या किसी पुरुष नाम से बहुत सारे बड़ी बड़ी किताबें लिखी।
जो बहुत साल बाद में पता लगा कि वो किसी विमेन राइटर ने लिखा था। तो उस संस्कृति से या उस खासकर जो विमेन राइटर्स हैं, लड़कियां हैं, उनको तो ये और ज्यादा चैलेंजिंग है कि उनके सामने ये चीजें आएंगी कि आपको रोका जाएगा, लिखने तक से रोका गया है। ये तो फिर भी वीडियो फॉर्मेट की बात है जहाँ पे आप दिख रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी खुलकर सामने आ रही है। लेकिन मुझे लगता है दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल एज अ राइटर, एज अ पर्सन, एज अ गर्ल, एज अ वुमन, एंड यू हैव नो एस्केप फ्रॉम इट, यू हैव टू फाइट इट आउट। आप उससे डरो मत, आप करो, आप घर पे वीडियो बनाओ, छोटा सा वीडियो डालो, डालते रहो लगातार। थोड़े टाइम घर वाले बोलेंगे या हो सकता है कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस हो, वो भी आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे। और ना भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इसलिए नहीं लिखते हैं कि कोई आपको एक्सेप्ट करे, आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप लिखना चाहते हैं। तो आप अपने विल बहुत अच्छे से असर्ट कीजिए, उनको बताइए कि हाँ आप लिखना, बोलना चाहते हैं। तो ये कुछ सवाल थे हमारे व्यूअर्स की तरफ से। ज़्यादा सवाल तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर सेशन काफ़ी। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जो किताब लिख रहे हैं और आपका जो यूट्यूब चैनल है, आप उसके बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताएं। किताब तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो 21st सेंचुरी में जो हिंदी सिनेमा है उसके सोशल इम्पैक्ट पर बात करती है। और उसके अलावा हिंदी फिल्मों में, 21वीं सदी की हिंदी फिल्मों में खासकर धर्म, धार्मिक मिथकों को किस तरह से दिखाया गया है उस पर है। हालांकि अभी मेरा रिसर्च बीच में है तो मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बता सकती। अगले साल किताब बाहर आएगी और वो बेसिकली एक रिसर्च बुक है। उसमें बहुत सारे सर्वेज होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे, कुछ बड़े फिल्म मेकर्स के इंटरव्यूज भी मैं लाइन अप कर रही हूँ, उनसे भी बातचीत रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग किताब होगी और लगभग 1 साल में वो किताब आ जाएगी। 2 साल का मेरा पूरा ये रिसर्च पीरियड था। और उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है मेरा, निवी स्पीक्स के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है जो मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। और उस पर मैं बेसिकली फिल्म रिव्यूज करती हूँ और सिर्फ फिल्म रिव्यूज नहीं करती हूँ, उसके अलावा सोसाइटी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी मदर्स डे था उस पर एक वीडियो था, उसके अलावा वैलेंटाइंस डे था, दिवाली थी, न्यू ईयर था। तो ऐसे जो स्पेशल ओकेजन्स हैं उस पर ह्यूमन एंगल से हम किस तरह से सोचते हैं या किस तरह से नई चीजों का वेलकम कर सकते हैं या एम्ब्रेस कर सकते हैं उनको, उस पर मैं कोशिश करती हूँ कि हम कुछ नया कंटेंट या छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड। आई होप कि लोगों को वो पसंद आ रहा हो। अभी तो शुरू ही किया है हमने और मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे ज्यादा वीडियोस अब ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम डाल सकें और लोगों से जुड़े रहें। लेट्स सी, लेट्स होप। ओके निविता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स अ लॉट। जाने से पहले हम जानते हैं कि आप प्रेम रस पे बहुत कम कविताएं लिखती हैं, लेकिन फिर भी हम एक कविता जाने से पहले आपसे सुनना चाहेंगे। ओके ओके। एक कविता है जिसका शीर्षक है नदी के आंसू अदृश्य ही रहते हैं। खुरदुरा जिस्म, सख्त ललाट, सांवली रंगत, लंबे अरसे से टिके हुए अपने स्थान पर पहाड़ जैसे तुम, मजबूत, दृढ़, अटल, अटूट और अविचलित। गौर वर्ण, सुंदर सूरत, सौम्य स्निग्ध, कभी उठती कभी उफनती, कभी शांत लहर बन जाती नदी जैसी मैं। इर्द गिर्द बहती तुम्हारे, छूती तुम्हारा ललाट तो कभी हाथ थामती, क्रोध के क्षणों में बेतहाशा टकराती तुमसे, लहूलुहान होते दोनों के माथे। विलाप में तुम्हारे बदन से टूटकर गिरते कुछ पत्थरों के टुकड़े, मेरा रोना रहता अनसुना अनदेखा, चूंकि नदी के आंसू अदृश्य ही रहते हैं। और ये आखिरी स्टैंजा है कविता का। न तुम संकुचित हो आ सकते मुझ तक, न तुम संकुचित हो आ सकते मुझ तक, ना मैं स्वयं को इतना ऊंचा कर सकूंगी कभी कि बंध पाऊं तुम्हारे साथ। एक दूसरे को जख्म देने के उपरांत, एक दूसरे को जख्म देने के उपरांत मरहम लगाने की कवायदों में कैद रहेगा हमारा विरोधाभासी प्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपसे दोबारा हमें बात करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।